नमस्कार। हेयर ऑप्टिमिस्ट। और ये ऑडियो एंड वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डीबी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जो आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डीबी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो आता है 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास का। और ये टेंथ टेंथ में भी दो तरीके के, एक तो वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली सबको डाउट है कि टेंथ में एक्चुअली तो क्या होगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लेटर आएगा उसमें मेंशन रहेगा टेंथ की मार्कशीट और टेंथ की सर्टिफिकेट। ठीक है, बट उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो क्या है जो जिन बच्चों ने सीबीएसई से किया है, ठीक है, तो एक सीबीएसई की एक लॉन्ग मार्कशीट मिलती है, लंबी सी, येलो कलर की। ठीक है, काफ़ी बड़ी सी होती है। उसमें ऊपर लिखा होता है ग्रेड कम मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मतलब ग्रेड कम मार्कशीट ऐसी सर्टिफिकेट, मतलब वो ओवरऑल वो एक कंबाइंड फॉर्म है। उसमें मार्कशीट भी होती है, उसमें ही सर्टिफिकेट होता है। तो उन बच्चों को तो कुछ अलग से नहीं ले जाना है। ठीक है, अब इसके अलावा जो बचते हैं कि हमें सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला है हमारे स्कूल से, मार्कशीट सबको मिलती है टेंथ की ना, कोई भी स्टेट हो सबको मार्कशीट मिलती है। तो मार्कशीट है ना आपके पास, नो इशू। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिलता है बट आपने नहीं लिया है, आपने इशू नहीं करवाया है, क्योंकि क्या होता है कि सीबीएसई में ना बाद में भी मतलब मार्कशीट, मतलब जो सर्टिफिकेट होता है वो बाद में इशू करवाना पड़ता है जाके स्कूल से। तो सुनो, देखो मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। अगर आपका कोई भी जिस भी स्टेट से है, ठीक है, अगर आपके जो स्टेट बोर्ड है या जो आप सीबीएसई है किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, ठीक है, अगर आपका जो बोर्ड है या आपका जो स्कूल है, स्टेट है या जो भी है, वो अगर प्रोवाइड सिर्फ मार्कशीट करता है, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट, देन नो नीड टू वरी। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अलग से। ठीक है, आई रिपीट अगेन कि जो भी आपका स्टेट, जो भी जिस स्टेट का है, अगर वो मार्कशीट ही प्रोवाइड करता है सिर्फ, तो आपको मार्कशीट ही दिखानी है टेंथ की। आपको सर्टिफिकेट अगर नहीं देते हैं आपके जो स्कूल वाले हैं या आपका बोर्ड या आपका स्टेट, तो आपको नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, बकाया जिनको दिया जाता है, जिस स्टेट में मिलता है या जिस बोर्ड में दिया जाता है सर्टिफिकेट, वो उनको सर्टिफिकेट भी ले जाना है। ठीक है, तो जिसके पास लाइक सर्टिफिकेट नहीं है ना, टेंथ का सर्टिफिकेट नहीं, मार्कशीट सबके पास होगी, मार्कशीट रेडी रखो अपनी। और जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो मिलता है, अपने दोस्तों से पता करो स्कूल में एक बार कि अगर सर्टिफिकेट मिलता है, इशू होता है आपके स्कूल से, आपके बोर्ड से या आपके स्टेट से, तो आप जाके वो अपना सर्टिफिकेट भी लेके आ जाओ। ठीक है, अब सेकंड आता है ट्वेल्थ। एस सेम ट्वेल्थ का भी है। ठीक है, ट्वेल्थ की मार्कशीट सबको मिलती है, ऑल इंडिया, है ना, जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं सबको मिलती है। अब होता है सर्टिफिकेट, क्या होता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है जो सीबीएसई में दिया जाता है, एक अलग से मेंशन होता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ पासिंग सर्टिफिकेट। उसमें आपका नाम होता है, डिटेल्स होती हैं, आपने किस सब्जेक्ट से पास किया है, सारे सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं। ठीक है, और किस स्ट्रीम से पास किया है वो सब होता है। स्टिल अभी मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टेट, ऑल इंडिया में जहाँ से भी आप सब बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्टेट या आपका बोर्ड या आपका स्कूल या आपका जो क्या नाम है, कॉलेज है, जो भी है, ओवरऑल जो भी यूनिवर्सिटी टाइप, जहाँ मतलब जो भी ट्वेल्थ जहाँ की है आपने, है ना, तो अगर वो नहीं प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट, तो आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, मतलब मैंडेटरी नहीं है सर्टिफिकेट ले जाना। अगर आपके यहाँ अलाउड है, आपके यहाँ देते हैं, आपके स्टेट या बोर्ड जो है वो प्रोवाइड करता है, तभी आपको ले जाना है। ठीक है, डीवी के टाइम पे, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, तो टेंथ का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर किसी के यहाँ सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते तो टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट चलेगी, नो डाउट। ठीक है, मतलब जो भी प्रोवाइड करते हैं वो ले जाना है। अगर आपको इश्यू करते हैं और आप नहीं लेके आए हो तो आपको जाना है और लेके आना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ग्रेजुएशन। ठीक है, अब ग्रेजुएशन का देखो बहुत बड़ा डाउट है। तो यार मैं, देखो मेरे को जितनी नॉलेज है, एज़ पर माई नॉलेज, हो सकता है मैं 100% सच ना हूँ, बट स्टिल मेरे को काफ़ी जितनी नॉलेज है मैं बताता हूँ।
जो ग्रेजुएशन का क्या है कि ग्रेजुएशन, एक तो सबसे बड़ा डाउट है कि क्रूशियल डेट क्या है। तो क्रूशियल डेट का मतलब है 13 अक्टूबर 2022 है, अकॉर्डिंग टू मेरे को याद है जितना। तो उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट समझ रहे हो? आपका एक लास्ट सेमेस्टर होता है ना। अब हो सकता है किसी ने बीटेक करा हो तो उसके 4 साल होते हैं ना, 4 सेमेस्टर में भी। एंड मैक्सिमम जो है वो 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं। तो आपका जो लास्ट आपने सेमेस्टर दिया था, उसकी जो रिजल्ट आया था, ऑनलाइन चेक किया हो या आपने जहाँ भी चेक किया हो, उसका जो रिजल्ट है वो 13 अक्टूबर 2022 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, या आपका 13 अक्टूबर तक हो जाए। समझ रहे हो? वो है क्रूशियल डेट का मतलब। ये नहीं कि आपको मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट बाद में मिल रही है तो सबको डाउट है यार ये तो क्रूशियल के बाद का है, या आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट बाद में मिल रहे हैं क्रूशियल से, तो नहीं, वो इशू नहीं है, वो चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका जो रिजल्ट है लास्ट सेमेस्टर का, वो आपके क्रूशियल डेट से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है? और 1-2 दिन का जिसका आगे पीछे है वो शायद मेरे हिसाब से डिवीज़न वाले कंसीडर कर लेंगे, नो इशू। ठीक है? कर लेना चाहिए उनको। बकाया यही है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो थर्ड सेमेस्टर, जैसे एक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, आपने एग्ज़ाम दिए, प्रैक्टिकल दिए, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल जो भी है कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आया। ऐसे ही लास्ट सेमेस्टर होता है, किसी का 3 है, किसी का चौथा है। तो थर्ड वाले जिनके 3 वाले हैं, बीएससी वाले ये सब, तो ग्रेजुएशन, तो उनका जो लास्ट सेमेस्टर का जो उन्हें पेपर दिया, फिर उन्हें प्रैक्टिकल दिया, तो लास्ट में जो उनका एक रिजल्ट आता है फाइनल थर्ड सेमेस्टर का, वो आपका 13 अक्टूबर 2022 से पहले का होना चाहिए। ठीक है? उससे पहले आ जाना चाहिए। या जो फोर्थ 4 का कर रखा है, जैसे लाइक बीटेक वाले हैं, तो आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसका रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए। ठीक है? तो ये है, मतलब इससे वरी नहीं होना है कि आपको कोई मार्कशीट जो इशू करी है आपके कॉलेज ने, वो बाद में इशू करी है, उसमें डेट बाद की मेंशन है, तो उससे दिक्कत नहीं है। मतलब आपका रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए। ठीक है? रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक डाउट है कि प्रोविज़नल मार्कशीट चलेगी क्या? तो देखो, मेरे हिसाब से तो चलेगी। ठीक है? एक्चुअली क्या है कि कुछ डिवीज़न इशू करते हैं, उसके लिए हमने फिर पूरा ये बोल मतलब कुछ डिवीज़न इशू करते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा बोला है कि आपको सबको रेडी रखना है ओरिजिनल। ठीक है? वैसे प्रोविज़नल भी चलती है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे वो प्रोविज़नल इशू करते हैं, और प्रोविज़नल भी उतनी ही मान्यता रखता है। प्रोविज़नल का मतलब क्या होता है? प्रोविज़नल का मतलब ये है कि जब तक आपको फाइनल या ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक आपका जो प्रोविज़नल है वो ओरिजिनल की तरह मान्य होगा। ठीक है? वो काम करेगा। हाँ, प्रोविज़नल के बाद अगर आप ओरिजिनल मिल चुकी है फिर प्रोविज़नल, तो उसकी कोई वैधता नहीं है। ठीक है? उसकी कोई वो नहीं है। ठीक है? वो बेकार है फिर। तो आपका, ठीक है, प्रोविज़नल भी चल जाता है, नो इशू। ठीक है? आप प्रोविज़नल मार्कशीट तैयार रखें, बट स्टिल एट द सेम टाइम आप सब लोग अपने ओरिजिनल के लिए वहाँ पे बोलें, है ना? आपने जो आपका कॉलेज है वहाँ पे जाएँ, आप ओरिजिनल के लिए ट्राई करो। ओरिजिनल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। प्रोविज़नल चल भी सकती है, नहीं भी है, मतलब 99% मैं बोलता हूँ कि चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? बट 1% आपको भी अपनी तरफ से वो होना है। ठीक है? सिक्योर होना है, आपको लेके आना है। ठीक है? बात करना आप। और ये था ग्रेजुएशन का। इसके बाद एक आता है आपका आईडी। आईडीज़ क्या क्या लगेंगी, है ना? तो एक्चुअली क्या है कि 2 आईडी चाहिए होती है वहाँ पे। ठीक है? एट द टाइम ऑफ डीबी जब मैं गया था तो मेरे में भी 2 आईडी का लिखा था। 2 आईडी तो कम से कम चाहिए। तो देखो, जिसके पास आधार तो सबके पास ही है, तो आधार ले जाओ, और एक पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाओ, वोटर आईडी तो वोटर आईडी, और कोई अदर चीज़ है, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी का कोई और आईडी कार्ड है, मतलब मिला जुला कर आपके पास 2 तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है? ओरिजिनल में। और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी बता दूंगा, फ़ोटोकॉपीज़ भी ले जानी होती है सभी डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है? तो 2 आईडी कार्ड कोई भी चलेंगे। ठीक है? बट पॉसिबल हो तो आधार और पैन और वोटर आईडी, ये सही रहेंगे। ठीक है? इसके अलावा आपको ना आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए। अब सबका डाउट है कि यार फ़ोटोज़ पुरानी नहीं है जो हमने फॉर्म में डाली थी। नहीं, कोई इशू नहीं है, रिसेंट रिसेंट वाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10, 10-15 रखो अपने पास, ले जाना 10-15 पेयर में। वैसे तो वहाँ 3-4 नीडेड होती हैं, 2-3 जगह फॉर्म, कुछ फॉर्म होते हैं वहाँ पे लगवाते हैं,
बकाया, लेकिन अपनी तरफ से सेफ जाना है, 10-15 लेके जाना है, रिसेंट ले जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया फ़ोटोज़ का। अब इसके बाद है आपका, अब एक बोलते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या है। बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन होगा काफ़ी डॉक्यूमेंट लेटर में कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना। देखो बर्थ सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपका 10th की मार्कशीट होती है ना, वही बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करती है, ठीक है। तो डोंट वरी, आपके पास नहीं है तो आप अलग से मत बनवाओ, ठीक है। वही चलती है, उससे काम चल जाता है, ठीक है। वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, वही बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। वो उसी को करता है प्रूफ। उसके अलावा जो आपका क्या नाम है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अभी नहीं करवानी है आपको, ठीक है। जब आपका जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आएगा, जब आपका डिवीज़न आपको भेजेगा, ठीक है, तब ही बनवाना है, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा कैसे बनवाना है, कैसे बनवाना है, कब बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है। मैंने वीडियो भी डाल रखी है, कैसे आप उसको फिलअप कर सकते हैं और कैसे साइन करवा सकते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार थोड़ा बताता हूँ। जो कैरेक्टर और आइडेंटिटी है, इसको आपको गैजेटेड से अटेस्ट करवाना है, ठीक है। होता है गैजेटेड, कोई भी हो सकता है, ऑल इंडिया किसी से भी करवाओ, बस गैजेटेड होना चाहिए वो, ठीक है। और आइडेंटिटी के कुछ ऐसे भी एक्स्ट्रा ऑफिसर्स होते हैं जिनसे आप करवा सकते हो, उसमें मेंशन है, देख लेना एक बार, मैंने वीडियो डाल रखी है। तो ये अभी नहीं करवाना है, कैरेक्टर और आइडेंटिटी ये बाद में करवाना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि आपका मेडिकल का, ठीक है। मेडिकल का बहुत डाउट है। तो मेडिकल का क्या होगा कि दो तरीके से है कि आपका, या तो आपका जो डिवीज़न है वो बोल के देगा आपको लिख के कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना, और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देगा, नहीं देगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ है और आपको नहीं दिया है तो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। पूरी CHSL लिख के इसका सब कुछ बताया है मैंने। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं A to Z, हर एक चीज़। तो अगर उसमें ऐसा मेंशन है कि आपको खुद करवाना है, देन आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप जाना, आपको जो मेजर क्या नाम है टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाने हैं वहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद जो कम से कम सिविल सर्जन की रैंक से साइन करवाने हैं, और CMO के भी चल जाएंगे, उनसे बड़े तक के चल जाएंगे, ठीक है। मिनिमम जो रैंक होनी चाहिए वो सिविल सर्जन होनी चाहिए, कम से कम जो रैंक, सिविल सर्जन से नीचे नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो देख लेना, ठीक है। आप अपने जो मेजर क्या नाम है आपके मेडिकल के टेस्ट होते हैं वो करवा लेना, और सब कुछ करवा के, ये मेडिकल का है। अब बकाया जिनको नहीं बोला है मेडिकल के लिए, तो वो डिवीज़न खुद करवाता है, ठीक है। और नॉर्मल होता है, आराम से, ठीक है। कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, आपको बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा मत सोचो। आई साइट का अगर थोड़ा है इशू तो कोई नहीं, उससे भी बाहर नहीं करेंगे। आपको छोटी मोटी कोई बीमारी है, हल्की फुल्की है ना, क्रॉनिक नहीं है लॉन्ग टाइम की, तो भी आपका बाहर नहीं करेंगे। कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे काफ़ी, और ऐसे बाहर नहीं करते हैं, ठीक है। और ईजिली नॉर्मल तरीके से आपका मेडिकल हो जाता है, ठीक है। उसके लिए डरना नहीं है। अब मेडिकल के बाद आता है, अब जो ऑलरेडी सर्विंग है, एक्स सर्विसमैन है या किसी और जॉब में है, तो देखो आपको ना NOC देना पड़ेगा DV के टाइम पे, ठीक है। प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम लगता है NOC में, है ना। आपकी जो प्रीवियस जो जॉब है वहाँ पे बता दिया, वहाँ से टाइम लगता है। कोई नहीं, आप DV में जाके बता सकते हो, आपको टाइम दे देंगे वो, ठीक है। और एक होता है ऐसे कि वो उनके लिए जो वर्किंग है, ठीक है, उन्हें NOC देना है। दूसरे जो जॉब रिज़ाइन कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, तो उनके पास एक रिलीविंग लेटर होगा, आपको वो रिलीविंग लेटर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। एनो डिवीज़न के उसके टाइम पे, DV के टाइम पे, तो वो दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। ये अटेस्टेशन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से भरना। मैं इसकी एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, वो अच्छे से, उसमें एक दोस्त है मून नाइट, वो अच्छे से पूरा एक एक A to Z बताएगा, ठीक है, कैसे कैसे भरना है, ओके। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म 4-5 पेज का होता है, वो सबको दिया जाता है, सबको आएगा A to Z, हर बच्चे को, हर कैंडिडेट को, ठीक है। उसमें डिटेल्स जो फिल करनी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फिल करनी है, ठीक है। सब कुछ पूछा है उसमें, आपका नाम, आपकी ID, आपका सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा मम्मी का नाम, आप कहाँ से कहाँ तक रहे अभी तक, ठीक है, अभी तक वो सारी डिटेल, आप कहाँ से कहाँ आपने 12th की, कब से किस स्कूल में, 10th 12th कहाँ से की, 10th कहाँ से की,
ग्रेजुएशन कहाँ से परस्यू की हुई है ना आपने, वो सारी डिटेल कब से कब तक, ठीक है। तो वो सारी जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से फिल करनी है। वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कि आपको कभी पुलिस या वो सब मैंने बताया था, अरेस्ट नहीं हुए हो आप, प्रोसिक्यूटेड नहीं हुए हो कभी, आपके कोई कोर्ट ऑफ लॉ में आपको ये सब है ना पनिशमेंट ये सब, तो वहाँ पे सही से भरना है सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद हाँ, किसी का अगर केस सॉल्व हो गया है, ठीक है, केस सॉल्व हो रखा है तो उसको नहीं शो करना है, ठीक है। बाकी जिसका चल रहा है कुछ है इश्यूज, उसको शो करना पड़ेगा, शो के साथ उसमें लिखना भी पड़ेगा किस चीज़ का है क्या है। अब इसके बाद इसमें ना लास्ट पेज भी एक होता है, यहाँ पे दो लोगों के नंबर, दो लोगों के कोई करस्पॉन्डिंग के नंबर नाम दिए जाने होते हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या करना, आप अपने जो जिन जान परिचय के जो भी हैं उनका नंबर उनका एड्रेस लिख देना, जिस पे आपको भरोसा है कि वो आपकी कल को डिटेल्स के बारे में सही से बता सकते हैं, ठीक है। किन्हीं दो पर्सन के बारे में नाम, उनका एड्रेस, जिन पे आप पर भरोसा है आपको कि कल को मेरा अगर कुछ वेरिफिकेशन होता है तो उनको सब कुछ पता हो आपके बारे में, कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, और वो आपके वो बारे में सही से बता सकें, ठीक है, डिटेल्स दे सकें। इसके अलावा ये तो हो गया अटेस्टेशन। इसके अलावा आपका जो है, जो मेन एक है वो भी रह ही गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सबका अपना अपना, कोई EWS से है, कोई OBC से है, कोई SC, कोई ST, ठीक है, कोई PWD है। हाँ, बाकी जितने लोग भी बकाया कैटेगरी से UR में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको शो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 99.99% है कि आपको शो नहीं करना पड़ेगा, ओके, बेफिक्र रहो। इसके अलावा जो EWS, OBC, SC, ST, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ देखा जाएगा। EWS के लिए क्या है कि फाइनेंशियल और वैलिड ईयर ही मोस्टली देखा जाएगा, ठीक है। ये जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे भी पता है। किसी का अपना एक तरीका होता है सर्टिफिकेट का, ठीक है। क्रूशल के बाद भी चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। EWS का भी क्रूशल के बाद चल जाएगा, ठीक। कुछ भी अभी तक मेंशन नहीं है ऐसा, तो चल जाएगा वो। SC ST का तो कभी कभी चलता है आपका ना फॉर्मेट सही होना चाहिए, आपका चल जाएगा, ठीक है, कभी कभी हो। PWD वाले आप भी अपना फॉर्मेट तैयार रखें, आपका सर्टिफिकेट होगा तो ये ओरिजिनल ले जाने हैं आपको, फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी वहाँ पे, ठीक है। वहाँ ओरिजिनल ही दिखाने पड़ेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये नहीं कि कोई सोच रहा हो कि मैं फ़ोटो कॉपी दिखा दूंगा तो वो चल जाएगा, तो फ़ोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद हम बात करते हैं तो आपका एक आता है कि आपके पास ना जो DV लेटर आएगा, वो DV लेटर ना बाय मेल भी आ सकता है, बाय पोस्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो जिसके बाद जो पोस्ट बाय पोस्ट आएगा, तो वो जो पोस्ट आएगा वो ओरिजिनल वो लेके जाना है साथ में। अब काफ़ी का ये डाउट रहेगा कि हमारे पास पोस्ट ऑफिस से लेट आ सकता है तो, और DV का टाइम आ गया, डेट आ गया, दूर जाना है, तो क्या मैंडेटरी है ले जाना? नहीं, फिर मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपके पास आ गया है ना, टाइम पर आप प्रेजेंट हैं वहाँ पे ना, DV की डेट नहीं आई है, उससे पहले अगर आपके पास आ गया तो वो ओरिजिनल लेके जाना है साथ में, ठीक है। और बाय मेल भी आ सकता है, बाय पोस्ट भी आ सकता है, बाय बोथ भी आ सकता है, दोनों तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक से आए, दो से आए, जो भी है आएगा, ठीक है। अब बाकी धीमे धीमे जो भी रिक्वायरमेंट्स और हैं वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा है कि थोड़ा टाइम लगता है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। देखो मेरा मानना ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये नहीं कि जस्ट ऐसे कभी भी बस यूट्यूब बन की वीडियो बनानी है, यूट्यूब चलाना है तो कुछ भी डाल दिया, नहीं। मेरा मानना है, जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, बिना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के कुछ भी प्रोवाइड करना बेकार है, किसी और का नुकसान हो जाएगा इससे, ठीक है। तो मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ और पूरी एक्यूरेसी के साथ वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, या ऑडियो एंड वीडियो जो भेजता हूँ उसमें 99.99% श्योरिटी है। 0.01% हो सकता है, क्योंकि देखो मैं भी एक इंसान हूँ, तो गलतियाँ हो सकती हैं। बट एट द लास्ट मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एक्यूरेट ही होंगी, क्योंकि मेरे ऊपर सीनियर्स हैं, मुझे जो भी डाउट होता है मैं उनसे पूछता हूँ, तो वो सीनियर्स हेल्प करते हैं। काफ़ी कुछ मुझे पता भी है सब कुछ, ठीक है, ऑलरेडी। बाकी जो पता नहीं होता, डाउट होता है, मैं सीनियर्स से पूछता हूँ, ठीक है। और और बकाया जो NOC के लिए पूछ रहे थे काफ़ी के ना, कि कब देना है हमें इंटीमेशन अपने प्रीवियस जॉब वालों को। तो देखो अभी जब आपका डिवीज़न का एलोकेशन डेट ख़त्म होगी 17 को,
उसके बाद आपका ना डिवीज़न एलोकेशन होगा। जिस दिन आपका डिवीज़न एलोकेशन हो जाए, मैसेज आएगा आपके पास, सबके पास, ठीक है। उस मैसेज में आपको जिस दिन एलोकेट हो जाए उसके बाद आप इंटीमेट कर देना, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 दिन, मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आराम से, ठीक है। आप तब अप्लाई कर सकते हैं, आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनओसी का फॉर्मेट नहीं होगा तो मैं दे दूँगा, और बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं बता दूँगा, सारे फॉर्मेट है मेरे पास, ठीक है, A to Z सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा मैं, ठीक है। और थैंक यू। और अगर थोड़ा सा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, तो सब्सक्राइब कर देना, कोई इशू नहीं है। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओवरऑल आपकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।